जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 अक्टूबर से और 15 नवंबर के मध्य का समय दोस्तों, जबकि क्या है, सूर्य का तुला राशि में प्रवेश। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आप कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनका सूर्य कहाँ बैठा हो। जैसे कि हम सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को से अवलोकन करते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। और द्वादश भाव जो होता है यह क्या होता है, व्यय का भाव भी होता है, मोक्ष का भाव होता है, सुख हानि का भाव होता है, विदेश गमन का भाव होता है और अस्पताल में भर्ती इत्यादि होने का यह भाव होता है। और साथ ही साथ यह बाएं नेत्र से संबंधित भी भाव होता है। बायां नेत्र में इसलिए बता रहा हूं आपको यहाँ पर क्योंकि भगवान सूर्य नेत्रों से संबंधित विकार भी इंसान के जीवन में लाते हैं। और जब यहाँ पर यह बैठे हुए हों और अपनी नीच राशि में, तो इस समय विशेष रूप से अगर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है तो अपने नेत्रों का विशेष रूप से क्या कर लीजिए, इनका ध्यान आप रख लीजिए। उसके बाद क्या है, यह जो भाव है इस भाव में जब सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो इस समय ये मान लीजिए कि यह व्यय का भी आपका अच्छा खासा रहने वाला है। और पुनः हम आते हैं भूमि पुत्र मंगल, तो वह भी आपके कहाँ बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में सूर्य नारायण के साथ में मंगल बैठे हुए हैं। तो भगवान सूर्य नारायण के साथ में जब मंगल बैठते हैं तो यह एक अंगारक योग बनता है। और जब द्वादश भाव में सूर्य के साथ में मंगल बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि इनके कारण यह समय आपका क्या हो सकता है, स्वास्थ्य से लेकर भी थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यह जो भाव होता है यह अस्पताल से संबंधित भी होता है, अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित भी यही भाव होता है। तो इस समय क्या है कि जहां यह अंगारक योग बनना है, नीच सूर्य के साथ में मंगल यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ऐसा भी कोई समय आपका आ सकता है कि जिस समय आपको क्या है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में कुछ बन सकती है। उसके बाद पुनः हम क्या देखें बुध को, तो बुध आपके सूर्य नारायण के साथ में मंगल के साथ में बैठे हुए हैं। और जब यहाँ पर बुध बैठे हुए हों द्वादश भाव में तो यह क्या है, जैसा फल सूर्य के साथ में विशेष रूप से जैसे भगवान सूर्य नारायण फल देते हैं मान सम्मान प्रतिष्ठा से संबंधित, वैसे ही बुध भी इनके साथ में जब मिल जाते हैं तो उसी प्रकार से वह भी फल देना शुरू कर देते हैं। मगर ये यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि भगवान सूर्य क्या है, नीच राशि में अपने बैठे हुए हैं। तो उससे मैंने आपको ये बताया कि आपको नेत्रों से संबंधित और प्लस व्यय से संबंधित थोड़ा यह समय आपका अधिक रहने वाला है। तो नेत्रों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा और व्यय का भी जो खर्चे हैं उन पर भी आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश, ये है 5/11/2023 तक। तो ये क्या रह रहे हैं, आपके द्वादश भाव में रहेंगे। उसके बाद स्वतः की राशि में आपके यह आ जाएंगे। और जब यह स्वतः की राशि में आएंगे तो यह है तनुभाव, तनु यानी शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, विनम्रता और स्वभाव का हम इस भाव को कहते हैं। क्योंकि यह केंद्र भाव यानी लगन यानी आपका पूरा शरीर है। और शरीर से ही पूरे, ये मान लीजिए कि जब यहाँ पर बुध बैठे हुए हों तो ये मान लीजिए कि बुध का यहाँ पर बैठना एक समफलदायी होगा। समफलदायी इसलिए होगा, हम इसे अच्छा भी नहीं कह सकते और बुरा भी नहीं कह सकते, मगर इन चीज़ों से संबंधित आपको जो फल मिलेगा वह सब मिलने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वह स्वास्थ्य से लेकर थोड़ा सा आपको इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। यानी किसी भी प्रकार से आप अपना स्वास्थ्य का भली भांति से ध्यान रख लीजिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो 101% यह पुनः आपके लिए क्या हो जाएगा, अच्छा फलदायक हो जाएगा। यानी कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो मैंने विकार बताए यहाँ पर द्वादश भाव से और लगने से, यह आपके जीवन में नहीं आने वाले। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति में। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं। और छठे भाव में यह भाव किन किन चीज़ों का है, शत्रु का है, रिपु भाव इसे कहा जाता है, शत्रु का भाव इसे कहा जाता है, मोक्ष का है और चिंता का है, रोग ऋण इत्यादि का है, मुकदमा इत्यादि का है। और उदर के ऊपरी भाग से संबंधित यह भाव है, अपयश से संबंधित यह भाव है और शोक और दुख से संबंधित
भी यही भाव है। मगर इन चीजों में देखो वृद्धि कब होती है, जब हमारा जो जीवन होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई इस प्रकार से आप बताते हो, तो मेरे कहने का तात्पर्य होता है कि यह जो भाव है हमारा, छठा भाव जो हमारा है, इसे इन चीजों से संबंधित इसलिए रखा गया है क्योंकि यह रिपु यानी शत्रु भाव है। और इस भाव में तभी कोई भी चीज वृद्धि करती है जब हम किसी चीज के क्या होते हैं, कोई हमारा दुश्मन होता है या हम उस चीज के प्रति क्या होते हैं, एकदम लापरवाह होते हैं। कहने का तात्पर्य होता है, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। अगर हमारे साथ में किसी के साथ में हमारी नहीं बनती या कोई हमारा एकदम प्रतिद्वंदी बन जाता है तो वह भी इन चीजों में हो जाता है। रोग इत्यादि का ये होता है जब हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते या किसी भी छोटी से छोटी बीमारी को के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते, तो वही बीमारी बाद में जाकर बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। ऋण का इसलिए कहा जाता है कि जब हम क्या करते हैं अपने आजीवन, दोस्तों कई बार क्या होता है हम कमाते इत्यादि तो बहुत सारा है, मगर उसके बावजूद क्या करते हैं, हमारे जो व्यय है, हमारे जो खर्चे इत्यादि होते हैं उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसलिए क्या बन जाते हैं, हम एक समय में ऋणी भी बन जाते हैं। यानी कि फिर जब हमारे खर्चे अधिक होते हैं तो फिर हम क्या करना शुरू कर देते हैं, दूसरे से पैसा इत्यादि लेकर, उधार इत्यादि लेकर फिर हम एक समय पे ऋणी भी बन जाते हैं, मुकदमा इत्यादि। इसलिए कभी, क्योंकि जब हम अपने समय में क्या करते हैं कि कभी किसी से वैसे ही गलत तौर तरीके से मतलब किसी के साथ में फंस जाते हैं, या ये मान लीजिए कि आप कोई भी आप अपने जीवन में कोई स्टेप लेते हैं जो भी भूमि भवन से संबंधित या कोई भी इस प्रकार से संबंधित है, जिनसे संबंधित हमारे जीवन में क्या हो जाता है, मुकदमा इत्यादि भी हो जाता है। यानी कि यह जो भाव है अपयश इत्यादि का भाव भी इसे कहा जाता है। तो अपयश का ये तात्पर्य होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ में जब बने हुए रहते हैं कि जो हमें हमेशा क्या करते हैं, गलत मार्ग की ओर ही प्रेरित करते हैं। तो दोस्त भी, अगर दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो हमारा सगा संबंधी भी हो, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हो, और अगर वह भी गलत मार्ग की ओर जाता है और वह हमारा हाथ पकड़कर भी उसे उधर ही ले जाता है तो उससे अपयश ही प्राप्त होता है। यानी कि वह भी शत्रु के समान ही होता है। इसलिए इसे रिपु भाव कहा जाता है। और इसीलिए यहां से यह सारे फल मैं फलित करता हूं आपके लिए कि आपके जीवन में ऐसा ही होगा जैसा यह भाव आपको फलित करने वाला होगा। इसमें कहीं कोई वो वाली बात तो है ही नहीं कि मतलब हमें यहाँ से अच्छा फल मिलेगा। अगर इस प्रकार से आपका जीवन है तो यकीनन मानिए इसी प्रकार से आपको फल भी प्राप्त होने वाला है। मगर जब गोचर ग्रह चल रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ये मान लीजिए कि इन चीजों में थोड़ा सा क्या आ जाएगी, न्यूनता आ जाएगी। और न्यूनता आने का कारण यह है कि इन चीजों में आपको विजय की प्राप्ति होगी। यानी कि आप यहाँ पर अगर प्रयास करते हो दोस्तों, तो ये मान लीजिए कि ऋण से भी आपको थोड़ा मुक्ति होगी। मुकदमे इत्यादि के कार्य जो आपके काफी समय से चल रहे होंगे पीछे से, अगर इस समय आप प्रयास करते हो तो उनमें भी आपको सफलता मिलने के चांस बनेंगे। उसके बाद पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं, पिता के घर में बैठे हुए हैं। और पिता के घर में जब यह बैठे हुए हों तो यह राज्य का है, कर्म का है, कारोबार का है, अधिकार का है। और इसी से क्या होता है, यह राजयोग भी दर्शाता है। राजयोग का ये तात्पर्य होता है कि कई बार पिता ने इतनी संपत्ति जोड़ी हुई होती है कि बच्चों को कुछ करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, मगर उसको अगर वह संभाल लें तो उनके जीवन में वही राजयोग बन जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जो एक एक रुपए जोड़कर बनता है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास करोड़ों की संपदा पहले ही है। तो अगर वहां पर थोड़ा सा वह अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर ले, अपने सही तौर तरीकों का इस्तेमाल कर ले, तो उसको उसके पास तो पहले से ही क्या रहता है, वह राजयोग बना हुआ रहता है। उसके बल पे वह जीवन में बहुत कुछ कर भी सकता है आगे। अगर कुछ कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन में कुछ करना तो चाहते हैं, मगर पैसों के अभाव से, धन के अभाव से वह अपने जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ पाते। तो यह इसलिए इसे राजयोग भी कहा जाता है। पद प्रतिष्ठा का भी यही भाव है। तो ये मान लीजिए कि जब शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हों तो इन कार्यों में वृद्धि होने वाली है। यानी कि ये मान लीजिए कि इन कार्यों में वृद्धि होगी। इस समय राज्य, कर्म, कारोबार, अधिकार, राजयोग भी आपको खूब सारा प्राप्त होने वाला है। मगर यह कब तक, ये मान लीजिए कि 29/10/2023
23 तक। उसके बाद जब पुनः सिंह से यह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वैसे तो यह एकादश भाव क्या होता है, आय का, इनकम का होता है। और मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है कि इनकम के भाव में जब शुक्र देव चले जाएंगे तो ये मान लीजिए कि शुक्र देव तो सुख सुविधाओं के देवता ही हैं, तो ये मान लीजिए जब यहाँ जाएंगे तो अवश्य ही आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। मगर इस समय क्या है कि यह अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, यानी कि इन फलों में भी कुछ न्यूनता रहने वाली है। इन फलों में, किन फलों में, यह एकादश भाव जो होता है लाभ का भाव, आय का भाव होता है, लाभ का होता है, उपलब्धियों का होता है, मनोकामनाओं का होता है। तो जब यह इस भाव में पड़ जाएंगे शुक्रदेव, तो ये मान लीजिए कि यह कार्य तो आपके बनेंगे, मगर मतलब इनमें थोड़ा सा कुछ न्यूनता अवश्य आपको दिखाई देगी, उतना फल आपको फलित यह यहाँ पर करने वाले नहीं रहेंगे। उसके बाद पुनः हम आए शनि में, तो शनिदेव आपके कहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। शनि मकर कुंभयो, मकर और कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। ये जब चतुर्थ भाव में आपके बैठे हुए हों तो ये मान लीजिए अपनी ही राशि में बैठे हुए हों, तो यह भाव किस चीज का है, सुख का है, माता का है, भवन का है, भूमि का है, अचल संपत्ति इत्यादि का यह भाव रहने वाला है। वाहन से संबंधित सुख जो भी हमें अपने जीवन में प्राप्त होता है वह भी इस भाव से है। मगर यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि क्या है कि जब शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हों तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा यहाँ पर सजग रहने की आवश्यकता है। बाकी रही बात भूमि भवन अचल संपत्ति से संबंधित या वाहन सुख से संबंधित, यह समय आपके लिए इन चीजों के लिए बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु, तो राहु आपके छठे घर में बैठे हुए हैं। और जैसा कि मैंने इसे आपको आज विश्लेषण से बताया हुआ कि यह क्या है, रिपु भाव है। तो रिपु का अर्थ है शत्रु भाव, और शत्रु भाव में कोई भी क्रूर ग्रह जब बैठा हुआ होता है तो उन कार्यों में वह हमें विजय की प्राप्ति दिलवाता है। जैसे कि यह शत्रु से संबंधित अगर आपके कार्य क्षेत्र में कोई बाधा कारक बन रहा था तो वह भी यहाँ पर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी कि कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। उसके बाद ऋण से संबंधित अगर आपके जीवन कोई ऋण इत्यादि था उसमें भी कोई बाधा कारक, दोस्तों क्या होता है कि जब हमारे जीवन में कई बार क्या होता है कि जो हमारी इनकम होती है और उस इनकम के अनुसार, जैसे कोई आदमी क्या करता है कि मेरी अभी जॉब लगी हुई है, लाख 1.5 लाख रुपए मुझे तनख्वाह इत्यादि प्राप्त हो पा रही हैं, और उसके बाद मेरी नौकरी छूटी, वहीं पर मैं 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार में शुरू होगी दूसरी नौकरी, और मैंने उसी नौकरी के बल पे क्या कर दिया था, कोई घर ले लिया था जो पहले वाली मेरी नौकरी थी, या कोई गाड़ी इत्यादि ले ली थी, या किसी से कोई उधार इत्यादि ले लिया था। तो क्या होगा कि जब 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही थी, जब 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी, 1 लाख का जहाँ अंतर पड़ जाएगा, वहाँ जीवन कई बार क्या हो जाता है, ऋण से संबंधित भी हो जाता है, यानी कि जीवन में कई बार ऐसा ऋण भी हो जाता है। तो उसके लिए भी यह सब हमारे लिए बढ़िया है कि मतलब ऐसे जो ऋण हमारे जीवन में हैं उनको हम यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद ये मान लीजिए कि मुकदमा इत्यादि अगर आपके जीवन में कोई केस इत्यादि चल रहा था तो उससे संबंधित भी अगर इस समय आपका काफ़ी समय से वह उस कार्य में आपको विजय की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, इस समय अगर आप प्रयास करते हो तो इसमें भी आपको सफलता मिलने के चांस बनेंगे। उसके बाद ये मान लीजिए कि पुनः राहु का क्या है, राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन यानी यह आपके पंचम भाव में आएगा। संतान, बुद्धि, विद्या, यश, मंगल कार्यों का यह भाव होता है, और इनका इस भाव में जब यह आएगा तो इसमें कुछ न्यूनता अवश्य लाएगा। यानी कि ये मान लीजिए कि अगर विद्यार्थियों के लिए भी हम समझें यह समय तो उतना अच्छा फिर रहने वाला नहीं, और उसके बाद संतान, बुद्धि इत्यादि से संबंधित भी अगर हम देखें तो उतना अच्छा समय इनके लिए यह रहने वाला नहीं। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि जब राहु यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो उसके बाद दोस्तों पुनः हम आएंगे केतु में। तो केतु क्या है, आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, और द्वादश भाव जो आपका है यह क्या है, व्यय का भाव बैठा हुआ है। व्यय भाव में जब आपकी 4 ग्रह बैठे हुए हों तो ये समझ लिए कि इस समय सबसे अधिक आपका क्या है, खर्चा होने वाला है। यानी कि ये मान लीजिए कि आपके इनकम इत्यादि हो या आपके मतलब और भी जो भी कार्य हैं उन कार्यों से संबंधित यह क्या है, व्यय का भाव जो है आपका इस समय खर्चे से संबंधित दिखा रहा है।
तो इस समय सबसे अधिक अगर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है तो वह क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए। पारिवारिक, संतान इत्यादि के स्वास्थ्य से संबंधित विशेष आपको ध्यान रख लीजिए। और यह अगर ऐसी सारी चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं तो कुछ खर्चों में, व्यय में कुछ आपकी कटौती आ सकती है। नहीं तो संतान से संबंधित और स्वयं के स्वास्थ्य से संबंधित इस समय आपके खर्चे काफ़ी प्रचम यानी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो जो 4 ग्रह एक ही भाव में बैठ गए, वह भी व्यय भाव में बैठे हुए हैं, कुछ खास इनका यहाँ पर प्रभाव है नहीं। तो ये मान लीजिए कि चतुर्थ ग्रही योग जो ये बना हुआ है, इससे आपके खर्चों में काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हाँ, एक चीज़ के लिए यह बहुत ही बढ़िया है कि विदेश गमन, अगर आप काफ़ी समय से विदेश गमन इत्यादि के बारे में सोच रहे थे या स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे, तो वह अवश्य कर लीजिए। उसको करने से अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद केतु का भी क्या है, राशि परिवर्तन है, यानी कि केतु कहाँ जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे। और कन्या राशि में जब केतु आएंगे तो ये मान लीजिए वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके क्या है, एकादश भाव में, यानी ये कितने तारीख को आ रहे हैं आपके 30/10/2000, क्या इसको यह क्या है, तुला से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि यानी आपके एकादश भाव में जब केतु आ जाएंगे तो यहाँ पर यह आपके आय के साधनों में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं, आपको अनेक प्रकार से लाभ भी प्राप्त करवाने वाले हैं। और आपका जो मनोकामनाओं का भी क्षेत्र रहेगा, उसमें भी यह वृद्धि लाने वाले हैं। तो कुल मिला के अगर हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखें तो यह समय कुछ मिला जुला रहने वाला है। इसे हम कुछ खास भी नहीं कह सकते और विचलित होने की भी कोई आवश्यकता इसमें है नहीं, मगर इसमें एक आवश्यकता अवश्य है और वह है अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपको अवश्य ही यहाँ पर थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। अगर इस समय आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे दोगे तो ये मान लीजिए कि यह समय आपके अनुसार भी रहेगा। और यह समय जो व्यय का मैंने आपको अधिक बताया है, इस व्यय में भी कुछ नियंत्रण आपका बना रहेगा। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम नए नए वीडियो आपको बताते रहते हैं। कुछ और जानकारियाँ राशियों के अनुसार, कुछ और नई जानकारियाँ भी हम आपको देते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट अवश्य करना है। मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।